नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से अभिनंदन है, दिल से स्वागत है दोस्तों। ध्यान पंजाब के इस खूबसूरत रात्रि के ध्यान ज्ञान सत्र में आभार है आपका, शुक्राना है आपका कि आप रोज नियमित रूप से इन सत्रों में जुड़ते हैं और अपनी अपनी ऊर्जा की, समय की आहुतियां डालकर इस यज्ञ को पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी अवश्य जुड़े, जो कि नियमित रूप से रोज सुबह 7 से 8 बजे तक हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसे कॉपी करें और इसके मार्फत कल से ही दोस्तों प्रभात के ध्यान सत्रों में जुड़ना मत भूलिएगा। रूहानी सफर रोज रोज एक नए मास्टर के साथ। अगर आप अपने दिन का आगाज ध्यान से करते हैं, रूहानी सफर से करते हैं, तो आपका दिन बहुत ही खूब होगा दोस्तों, बहुत ही सुंदर होगा, ऊर्जा से लबरेज होगा, खुशियों से भरपूर होगा। ध्यान पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल लॉन्च हो चुका है। सभी मास्टर्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल में। अगर आपने ध्यान पंजाब में कोई सत्र मिस कर दिया है या किसी मास्टर के डिस्कोर्स को आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, तो पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके माध्यम से लिंक ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल का। उसके माध्यम से आप उन डिस्कोर्सेज को सुन सकते हैं। अगर कोई आपका दोस्त, भाई, बंधु, रिश्तेदार, परिवार का कोई सदस्य है, किसी कारणवश रात्रि के सत्रों में नहीं आ सकते, वो भी दिन में किसी भी समय पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन डिस्कोर्सेज को सुन सकते हैं जिनमें वो नहीं आ पाए। और कल दोस्तों जो है कल है ट्यूसडे, कल मंगलवार है। कल शाम को हमारी नियमित रूप से जो 6:30 बजे का जूम पे साप्ताहिक सामूहिक ध्यान का सत्र होगा, उसमें भी जुड़ना मत भूलिएगा। आज जो थोड़ी सी देरी हुई उसके लिए क्षमा याचना करता हूं आपसे। हमारे बीच में बहुत ही सीनियर पिरामिड मास्टर डॉक्टर एस रंजन, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत काम किया है एज ए स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। उन्होंने अध्यात्म को और मेडिकल साइंस को आपस में जोड़ा है। और नो डॉक्टर नो मेडिसिन, जो पत्री जी का एक बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। तो आइए, बहुत ही खूबसूरत विषय के साथ आज हमारे बीच में डॉक्टर रंजन उपस्थित हैं। मैं ध्यान पंजाब की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, आप सब की ओर से दोस्तों उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लीना जी से गुजारिश करूंगा, लीना भारती जी से, कि वो डॉक्टर रंजन को इनवाइट करें ताकि आज के सत्र का आगाज हो सके। लीना भारती जी। सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार। डॉक्टर सौरभ, आपका बहुत लीना जी, आपकी आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही लीना जी। ओके। माइक को अब आ रही है? पास कीजिए या वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए। हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, कम आ रही बहुत। एक्चुअली डॉक्टर सौरभ को फोन किया था ना, अब मुझे जूम से निकलना पड़ेगा, तो मैं इसी आवाज के साथ आपको इनवाइट कर रही हूँ। अभी मुझे दोबारा एंटर होना पड़ेगा, इसलिए कम आ रही है। दोबारा एंटर करो आप, ओके जी। एग्जिट करके एंटर करो।
ध्यान पंजाब का ये दैनिक सत्र है जी। दैनिक सत्र है और ये कितने हो चुके हैं टीपीजी? सत्र कितने हो चुके हैं टीपीजी? 157। 157 हो चुके हैं डॉक्टर साहब हाँ, ये। अब लीना जी की आवाज अच्छी आ गई है। एक्चुअली अभी आपको फोन किया ना, तो फिर जूम से फिर वो आवाज स्लो हो जाती है जब दोबारा एंटर करना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत वेलकम है ध्यान पंजाब में, हम सभी की ओर से, रूहानी परिवार, विवेक परिवार, सभी की ओर से। और सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है जो भी मास्टर्स इस सेशन में जुड़े हैं। तो आइए, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आप अपना नहीं, विजडम आप टाइम लीजिए और अच्छे से। डॉक्टर रंजन को आप कितने साल से जानती हैं? हाँ, मैं जब से ध्यान में आई तो मुझे जो बुक्स स्पिरिचुअल जो पढ़नी, वो मुझे डॉक्टर रंजन ने जब ग्रुप्स में जोड़ा, ये शेयर करते थे, वो सारी बुक्स मैंने पढ़ी। और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। मैं हमेशा ही ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और मेरे जब शुरू शुरू में मैं ध्यान में आई, बहुत से क्वेश्चंस थे मेरे मन के अंदर, तो वो भी मुझे बहुत क्लैरिटी मिली, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड। और अभी आप सब लोगों को अपनी विजडम उनके साथ शेयर करिए, आपका वेलकम है। नहीं नहीं, हम आराम से आपकी पहली बुक कौन सी थी स्पिरिचुअलिटी में? मैंने वैसे वो मैंने आने से पहले पढ़ी थी ओशो की एक ओंकार, एक तब मैं ओंकार से। ध्यान में नहीं आई थी। जी, अच्छा अच्छा। वो तब मैंने पढ़ी थी, उसके साथ मेरे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हुए कि मतलब असल में, क्योंकि मेरा मन कुछ सोचता था, समाज में कुछ हो रहा था। तो जब मैंने ओशो की पढ़ी, वो मुझे लगा एक चलती फिरती वो गीता है। जपजी साहब की बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है। उसके बाद तो फिर मैंने जब मैं ध्यान में आई, परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी, लुइस एल हे की मैंने पढ़ी। और अभी मुझे याद नहीं, बहुत सी डॉक्टर ब्रायन वीस की मैंने पढ़ी, वो काफी बुक्स। आपने जो जो रिकमेंड की मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने काफी सारी पढ़ी वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन सभी पुस्तक पे स्वाध्याय सीरीज भी करनी है, ये बारी बारी से जो। अब तो इतना इजी हो गया है, हर बुक की समरी 1 घंटे में अगर कोई नहीं भी पढ़ सकता, वो पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज को ज्वाइन करे, और उसमें बहुत सी बुक्स उसमें जो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की हुई है मास्टर्स ने। यहाँ पर लीना जी, मैं आपको जो भी यहाँ पे पुराने और एक्टिव लोग हैं या ऐसे भी, उन लोगों को एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ। अभी मैंने कोई 3 महीने पहले एक ट्रेनिंग की, ट्विटर मास्टरी की, हाउ टू यूज ट्विटर। एंड बहुत सारे कोर्सेज होते रहते हैं बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए, पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। तो वहाँ पे एक बात ऐसे आई कि हमें पढ़ना चाहिए। जब हम वीडियो को देखते हैं या जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने में हमारे माइंड को ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो बीच में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वीडियो चलता रहेगा, आपको लगेगा कि 1 घंटा हो गया, वीडियो ओवर हो गया, लेकिन आपके माइंड में कितना गया। जब आप बुक को पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ते हुए अगर आपका माइंड इधर उधर कहीं गया, मंकी माइंड, तो फिर लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपका प्रॉपर अटेंशन रहेगा और तभी खत्म होगी जब आप उसको पढ़ चिंतन कर लेंगे। तो जो लोग पढ़ सकते हैं उनको पढ़ना चाहिए। वैसे भी इसलिए हम वर्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, ऑथर की एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं जब हम बुक पढ़ते हैं। तो वीडियो जो नहीं पढ़ सकते, जिनके पास समय कम है, व्यस्तता है किसी प्रोफेशन की वजह से, उनके लिए ठीक है। या फिर कितनी बार हम वीडियो को देख लें और उसके बाद फिर उस बुक को पढ़ें, तो आपको और इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। अभी अब मेरे सर्कल में तो बहुत सारे ग्रैंड मास्टर हैं ही। यू फॉर एवर बुक लोबसांग रामपा की हो चुकी है कई जगह पे स्वाध्याय। एक मास्टर ने बताया कि कहीं पे सुना तो कुछ और था, कहीं पे सुना तो कुछ और था। ऐसा भी हो जाता है।
तो हम अगर पढ़ेंगे तो हम लेटेस्ट विजडम, बेस्ट विजडम एक्वायर करेंगे। और स्वाध्याय अगर हो भी चुका है पीएमसी हिंदी पे, पीएमसी पंजाब पे हम रिपीट भी कर सकते हैं। अलग अलग मास्टर करेंगे, इतने सारे मास्टर आ रहे हैं और सभी को मास्टर बनना है, तो सभी स्वाध्याय को होना ही चाहिए। स्वाध्याय ज्यादा जरूरी है। ध्यान तो अब काफी लोग मोमेंटम में आ गए हैं और ध्यान से जुड़ गए हैं। ध्यान के बाद जो जरूरी चीज है वो स्वाध्याय का है। तो ठीक है, स्वाध्याय हम सभी करेंगे। आज का जो टॉपिक है, मैंने अनिल जी से रिक्वेस्ट किया कि आप टॉपिक मुझे दीजिए, उन्होंने टॉपिक मुझे नहीं दिया, मुझे ही टॉपिक देना पड़ा। खैर चलिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड मैंने चूज किया है और इसको मैं अल्टीमेटली जोड़ूंगा हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी से। बीइंग अ डॉक्टर, ज्यादा मेरे पास क्वेरी जो आती हैं, कोई भी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं तो डिजीज वाले ही पूछते हैं कि मुझे ये बीमारी है तो क्या करूं। तो जो भी आपका हेल्थ स्टेटस हो, हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए हमेशा। तो अपनी बीमारी को भी, अपने हेल्थ कंडीशन को भी लैक ऑफ पॉजिटिविटी इस सेंस में बात किया करें। जब भी कभी आपको डिस्कस करना होता है अपने परिवार में भी, तो आपका कौन सा ऑर्गन या कौन सा बॉडी पार्ट ऑप्टिमम फंक्शनिंग में नहीं है, उस सेंस में बात किया करें। हमारा पॉजिटिव अटेंशन होगा, पॉजिटिव फोकस होगा, तो पॉजिटिविटी की तरफ हम जल्दी ग्रेविटेट करेंगे। तो हेल्थ कंडीशन को हम कैसे बोलते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और आपका हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अलावा आपके परिवार की और या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अध्यात्म में हमें एक बात समझनी है कि हम जिम्मेदारी को स्वीकार करें। जितना आप अधिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, आप उतने अधिक आध्यात्मिक हैं, उतने अधिक आप जीवन की आपको समझ है। नहीं तो क्या होता है, कोई स्ट्रगल है, पेरेंट्स पे हमने थोप दिया, कोई बिजनेस में दिक्कत आ रही है तो मार्केट को बोल दिया, फिर मार्केट के थ्रू गवर्नमेंट को कोस दिया, कोई और नहीं मिला तो भगवान को कोस दिया, भगवान मेरी किस्मत खराब कर रहा है। हम अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। वी आर को क्रिएटर ऑफ आवर हेल्थ रियलिटी एंड एवरी रियलिटी। जिम्मेदारी का भाव जितना हमारे भीतर गहरा हो, उतना हम अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को ठीक रहने के लिए सजग रहेंगे। हर एक क्षण, एवरी मोमेंट, हम जिस तरह की मनोदशा में हैं, जिस तरह के फीलिंग के साथ हैं, जिस तरह से सोच रहे हैं, जैसे वाइब्रेशन हम रेडिएट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमारा हेल्थ डिसाइड हो रहा है। हर क्षण जब ध्यान में हम बैठे आंख बंद करके कुछ देर के लिए, सिर्फ तभी हमारा हेल्थ अच्छा होता है या हेल्थ डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। आप कैजुअली बैठे हैं, जब बोलते हैं ना अभी क्या कर रहे हो, अभी कुछ नहीं, अभी बस ऐसे ही बैठे हैं। क्योंकि बहुत बार कितने लोग कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आई जस्ट ऐसे ही बैठे। वो जो ऐसे वाला मोमेंट है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपके ध्यान के लिए आप बैठे हुए हैं या आप ज्ञान सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग। आपकी मनोदशा, आपका वाइब्रेशनल स्टेट, आप क्या करते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो उस समय हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या है, हम किस तरह के वाइब्रेशन को रिसीव कर रहे हैं या रेडिएट कर रहे हैं, उस पर निर्भर कर, वो महत्वपूर्ण है, उस पर निर्भर करता है। हम हमेशा अपने इमोशन के लिए, फीलिंग के लिए, अपने वाइब्रेशनल अलाइनमेंट के लिए कॉन्शियस बने। अभी मैं किस स्टेट में हूं, क्या मैं पॉजिटिव हूं भीतर, क्या मैं शांत हूं। ध्यान में बहुत बार हमें
आनंद फील होता है, ब्लिस। क्या अभी मैं ब्लिस में हूं? अभी ध्यान पंजाब पे मैं आप लोगों से बात करते हुए भी मैं मस्त हूं। ब्लिस आंख बंद करने के बाद पता चलता है, लेकिन वो हम बाद में बाहर भी जी सकते हैं, खुली आंखों से भी जी सकते हैं, बात करते हुए भी जी सकते हैं। जो भी अभी तक आपने हाईएस्ट स्टेट को जाना है, डिपेंडिंग अपॉन योर मेडिटेशन एक्सपीरियंस, योर हाईएस्ट स्टेट विल वेरी। कुछ लोगों के लिए आनंद होगा, कुछ लोगों के लिए बस शून्य का एहसास होगा, कुछ लोगों के लिए नॉन फिजिकल स्टेट, आउट ऑफ बॉडी स्टेट। कभी किन्हीं को मेडिटेशन में कोई हायर डायमेंशनल के एक्सपीरियंस दिखे होंगे या कोई मास्टर दिखे होंगे, उनके लिए वो बेस्ट होगा। जो भी आपका हाईएस्ट वाइब्रेशनल मेडिटेशनल स्टेट है, उसको 24/7 कैसे मेंटेन किया जा सकता है, वो कला हमें सीखनी चाहिए। वो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे, हमारा फर्दर स्पिरिचुअल जर्नी और स्मूथ हो जाएगा, फ्लॉलेस हो जाएगा। तो उसके लिए हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करनी जरूरी है। पहले हम अपने पर्सनल जीवन के लिए, पर्सनल हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं, और आगे जाने के बाद, उसके बाद हमारा जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, पर्सनल लेवल पे हमारा फैमिली का इन्वायरमेंट, उसके बाद हमारी सोसाइटी, हमारी लोकेलिटी का इन्वायरमेंट, और बाद में फिर हमारे देश का इन्वायरमेंट, और फिर बाद में पूरी दुनिया का इन्वायरमेंट, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं। हमारा हर एक एक्शन कई कई लोगों को प्रभावित करता है। हमें अपने एक्शन के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, उस पर भी चिंतन मनन कभी कभी शांत बैठकर करना चाहिए। जीवन में चिंतन हमेशा होना चाहिए। 24 घंटे में 24 मिनट कभी भी हम अपने जीवन पे चिंतन किया करें कि मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है, मैं जो भी कर रहा हूं इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, क्या क्या हो सकता है। समाज में हम बहुत सारे ज्ञानी लोगों को जानते हैं, नॉलेजेबल लोगों को जानते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है। तो उस इंटरेक्शन में जो मीनिंगफुल बातें आती हैं, उस पर कॉन्टेम्पलेट हम करें। उस कॉन्टेम्पलेशन से हमको और कुछ हिंट मिलेगा, कुछ बात पता चलेगी। और ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, डिवाइन मैकेनिज्म इतना पावरफुल है कि जो चीज आपके लिए जरूरी है वो बार बार आपके पास आता ही रहेगा। जब तक किसी पार्टिकुलर सिचुएशन से, एक्सपीरियंस से आपकी लर्निंग नहीं हो जाती, वो सिचुएशन कभी आपकी लाइफ से नहीं जाती है। ये बहुत खूबसूरत चीज है। तो जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, कोई रात के सपने भी आपकी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए लर्निंग छुपी है। उस लर्निंग को सीखेंगे, जिम्मेदारी को लेंगे, तो आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में जिम्मेदारी को समझना है, और अल्टीमेटली जिम्मेदारी एज ए गॉड। मेडिटेशन में जो पिनेकल है, जो पीक है, वो तो ब्रह्म अनुभव है, गॉडली एक्सपीरियंस, गॉड रियलाइजेशन, अहम ब्रह्मास्मि। तो क्या सिर्फ ब्रह्म का अनुभव ही सब कुछ है? ब्रह्म के अनुभव के साथ साथ ब्रह्म की जिम्मेदारी भी आती है। गॉड इज नॉट स्टैटिक, गॉड इज इन कॉन्स्टेंट मूवमेंट, गॉड इज मेकिंग टू मूव every life forms in its right direction of evolution। तो हमें वह सेंस होने लग जाता है, तो हमको हमारे आसपास हर एक लाइफ फॉर्म्स के लिए, हर एक पर्सन के लिए जिम्मेदारी का एहसास होता है। उसी को स्पिरिचुअलिटी के लैंग्वेज में कहा दिया जाता है सर्विस।
that our life is for service. तो सर्विस को हम शुरुआत में स्पिरिचुअल सेंस में समझते हैं, कुछ लोग सोशल सर्विस करते हैं, कोई एनजीओ का काम करते हैं, कुछ सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। मेन तो स्पिरिचुअल सर्विस है। इनफैक्ट हर एक चीज में स्पिरिचुअलिटी है। सोशल एस्पेक्ट, सोशल सर्विस में भी अगर स्पिरिचुअल कंपोनेंट आप जोड़ देते हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी हर एक जगह ऐड की जा सकती है। मैंने अपने मेडिकल के प्रोफेशन में स्पिरिचुअलिटी ऐड की है। मैं अपने हर एक पेशेंट को मेडिटेशन सिखाता हूं। अपने हर एक पेशेंट को मेडिटेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल रियलिटी और फिर फर्दर थॉट की कनेक्शन, कर्मा कनेक्शन, चक्रा कनेक्शन, सब मेरे पास चाहे कोई अपनी बीमारी का इलाज कराने आए तो भी वो देर सवेर स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाएगा। तो हेल्थ प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन में मैंने स्पिरिचुअलिटी ऐड की है। हम सभी अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने लाइफ में जिम्मेदारी को समझते हुए, स्वीकार करते हुए स्पिरिचुअलिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जहां भी हम मेडिटेशन को जोड़ दें, स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी। मेडिटेशन के साथ साथ हम दूसरों के केयरिंग को जोड़ दें, जहां पे हमारा डायरेक्ट रोल नहीं लग रहा, वहां भी हम अपने रोल को जोड़ सकते हैं। एजुकेशन को जोड़ दें, एम्पावरमेंट को जोड़ दें, लॉन्ग टर्म थिंकिंग को जोड़ दें। जहां भी प्लानिंग है, कहीं भी अगर आप 10 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, 10 साल की जगह आप 50 साल के लिए प्लानिंग करें, स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी। 50 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, 100 साल के लिए प्लानिंग करें। 100 साल के लिए कर रहे हैं तो 1000 साल के लिए प्लानिंग करें, 5000 साल के लिए प्लानिंग करें। क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी हैदराबाद, डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी, he says he is building quantum life university for next 5000 years। तो जहां पे आपकी इतनी बड़ी प्लानिंग हो तो स्पिरिचुअलिटी, तो जहां पे भी हम जिस लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट इज इनफाइनाइट। हम सभी अनंत हैं और इस अनंत के अनुभव से ही आनंद आता है। तो जब हम अनंत हैं, हमारी जो प्लानिंग है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना सीखें। जो भी बहुत लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं, पेंशन प्लान है, रिटायरमेंट के बाद प्लान है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़ा सा लंबे समय के लिए प्लान करें, तो आपको उसमें स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लग जाएगी। हेल्थ ज्यादा मेरा फोकस है। मैं हेल्थ पर काम करता हूं और एक बुक लिख रहा हूं, जीरो बजट हेल्थ। जीरो बजट हेल्थ मेरा फोकस है कि स्वास्थ्य की सभी चीजों को हम जीरो बजट में ठीक कर सकते हैं। नो नीड ऑफ डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन और सर्जरी, और मिनिमल। अब डॉक्टर कम्युनिटी में जब बोलना होता है तो मिनिमल बोलता हूं, नहीं तो थोड़ा सा। एवरी डिजीज आर साइकोसोमेटिक, 100% डिजीज आर साइकोसोमेटिक। लेकिन थोड़ा डॉक्टर कम्युनिटी के विषय में रहूंगा तो बोलूंगा 75% to 90% डिजीज आर साइकोसोमेटिक। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनना। और लाइफस्टाइल मेडिसिन, जो लेटेस्ट रिसर्च है हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में, जो उसके जो पायनियर हैं, वह भी मेडिकल डेटा, मेडिकल रिसर्च भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है। 75% तक तो वो आ गए हैं कि अगर हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें तो हर एक डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है। थोड़ा टेक्निकल टर्म अलग अलग आ जाता है, रिवर्स, हीलिंग, क्योरिंग, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे हमें क्या चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, हम दर्द मुक्त रहें, पेन फ्री हो। तो रिवर्स, सभी बीमारियों को रिवर्स किया जा सकता है। हम जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता, कोई हॉस्पिटल ठीक नहीं कर सकता, कोई मेडिकल इंश्योरेंस आपका ध्यान नहीं रख सकता। आपको अपना ध्यान रखना है, अपने इमोशनल स्टेट और एनर्जी स्टेट। वैसे तो अध्यात्म में बहुत कुछ बातें समझनी सीखनी है, लेकिन जो सबसे मेन बात जो हम अपने जीवन में ध्यान रखें, हमारी फीलिंग, हमारा इमोशन और अपनी एनर्जी। अभी क्या मैं शांत हूं? आज सुबह से अभी तक क्या मेरी शांति कभी भंग हुई?
जितना अच्छा आपका मेडिटेशन होगा आप उतने अधिक शांत रहेंगे। और आंख बंद करके ध्यान करने के अलावा शांत रहने के लिए हमें अपने जीवन में नॉन जजमेंटल बिहेवियर को लाना, दूसरों के छोटे मोटे चीजें जो जो हमारे अनुकूल नहीं है उनको एक्सेप्ट करना सीखिए, थोड़ा लेट गो करना सीखिए। हर जगह जिद्दी होना, मेरे अनुसार ही काम हो, दुनिया में इतने तरह के लोग हैं, अलग अलग काम, अलग अलग बुद्धि, जिसका जैसा विवेक है, जैसे जैसा बुद्धि और विवेक है वैसा वो करता है। हम थोड़ा जजमेंट थोड़ा कम करें, थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ाएं, थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाएं, तो लेट गो करना हम सीखेंगे। हमारी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। आपकी शांति आपके हाथ में है, आपका हैप्पीनेस आपके कंट्रोल में है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम अपने जीवन में ब्लेम गेम खेलना बंद कर दें। कलीग को, परिवार वालों को, पेरेंट्स को, बॉस को, सीनियर को, पड़ोसी को, गवर्नमेंट को, भगवान को कभी भी ना बोलें। जिम्मेदारी लें, ध्यान को अपनाएं, अपने माइंड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए थोड़ा कॉन्शियस बने। मेडिटेशन का जो इफेक्ट है उसको लंबा करने की कोशिश करें। ध्यान में हम शांत हो जाते हैं, बाहर आते हैं, आप एक पाते होंगे एक सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए आप शांत रहते हैं, आप ब्लिस में रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। उसका इफेक्ट 24 घंटे या लंबा समय के लिए कैसे हो, इसके लिए थोड़ा कॉन्शियस बने। जिस चीज के लिए हम कॉन्शियस बनते हैं यूनिवर्स हमको वैसा विजडम देने लग जाता है, और वो पॉसिबल है कि हम लंबे समय के लिए हैप्पी रहना सीखें, पीसफुल रहना सीखें, ब्लिसफुल रहना सीखें, और स्वास्थ्य हमारे जीवन में उतरता चला जाएगा। तो थोड़ा सा अब हम ध्यान में चलते हैं। जो हमारी जिम्मेदारी है अपने आप के प्रति, उसको स्वीकारते हुए मेडिटेशन में हम एंटर करेंगे। मेडिटेशन यहाँ पे सभी पुराने ही ध्यानी हैं, तो कैसे ध्यान में बैठना है मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी चलिए अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए, आराम से बैठिए। मेरे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है हैप्पी ड्रम, तो मैं वो हैप्पी ड्रम आपको प्ले करते हुए मेडिटेशन में गाइड करता हूँ। जो पुराने हैं उनको तो गाइडेंस की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इंटर इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में मैं थोड़ा सा रिलैक्सेशन को थोड़ा ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। आप अपनी बॉडी को पहले 1-2 मिनट के लिए पहले थोड़ा रिलैक्स कीजिए। काइंडली रिलैक्स योर बॉडी। पूरा शरीर जब ढीला हो चुका हो, रिलैक्स हो चुका हो, तो हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं। सांसों पर ध्यान लगाने से हमारे मन के विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं।
शरीर का रिलैक्सेशन और मन की शून्यता, यह ध्यान में हमारा ऑब्जेक्टिव है। काइंडली बी विथ योर ब्रेथ। लगातार सांसों को महसूस करते जाएं। सांसें जब अंदर आ रही है तो आपका एब्डोमेन कितना हिलता है फील करें, महसूस करें। सांसों पर ध्यान से जो आपका पेट हिल रहा है उसको फील कीजिए। Meditation is very, very easy if you understand the fundamental. And the fundamental is keeping your eyes closed, keeping body relaxed, and observing the natural breath. Prakritik Shwash.
meditation is not just closing the eyes. Meditation is observing the breath and becoming silent within. श्वासों को महसूस करते करते हुए सांसों के साथ एक हो जाना और शून्य में उतर जाना ध्यान है। सजग, अलर्ट, रिलैक्स्ड और शांत।
बंद आंखों से अपने आप को देखते रहें। Keep observing yourself. सांसों की दशा और मन में भाव की दशा। What are you? How are you internally, vibrationally? Feel, observe, become mindful. शांत भाव से रिलैक्स रहते हुए फील करते जाए अपने आप को। अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग। अवेयरनेस जब डीपेंड हो तो हम एनर्जी के प्रति भी अवेयर हो जाते हैं। हमारी सुषुम्ना नाड़ी में जो कॉस्मिक एनर्जी उतरती है उसका भी एहसास होता है स्वतः अपने आप। शांत, सजग, अलर्ट। प्रकृति का विधान इतना सुंदर है, हमें अपने जीवन में बहुत कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मुख्य बात तो सजगता को बढ़ाने की है। कहां पर हम अपना फोकस रखें और कहां से हम अपना फोकस हटा लें, यह विवेक चाहिए। भगवत गीता में से कहा गया है, अपने धर्म का पालन। जहां मेरा धर्म है, जहां मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर हम अपना फोकस रखें और जीवन के बाकी क्षेत्र से, बाकी काम से अपने आप को पीछे हटा लें। सिंपल लैंग्वेज में, माइंड योर बिजनेस। जो हमारा बिजनेस नहीं है, हम उसमें भी अपनी टांग अड़ाते हैं, तभी हम बीमार होते हैं और दूसरी परेशानी आती है। एनर्जी रिसोर्स वेस्ट होता है। अगर हम ऊर्जा को बर्बाद ना करें तो हम सभी के पास ऊर्जा का खजाना है, बहुत ऊर्जा है। हीलिंग के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए,
सिर्फ आंख बंद करके हम डिवाइन एनर्जी को टैप कर सकते हैं, जितना चाहे उतना। यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है, हम अपने तरफ से रोक लगा देते हैं। शांत बने और समझे डिवाइन मैकेनिज्म को, डिवाइन प्लान को, डिवाइन विल को। थियोसॉफिकल सोसाइटी में यह बात एक आती है, मेडिटेट ऑन डिवाइन विल, शमयम, धारणा, ध्यान, समाधि, ऑन डिवाइन विल, डिवाइन प्लान, डिवाइन मैकेनिज्म ऑफ लाइफ। चेतना का विकास, आत्मा की जर्नी किस तरह से होती है, हो रही है, उसको समझें और उस दिशा में जो भी हम अपना रोल अदा कर सकते हैं करें। सेवा करने के लिए कोई आश्रम जाके ही सेवा करें ऐसा नहीं है। जहां आप हैं वहीं पर अगर आपको डिवाइन विल समझ में आता है तो थोड़ा आप ऐड कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर सकते हैं। जीवन में ध्यान, स्वाध्याय, अध्ययन और सेवा, यह मुख्य 3 अभ्यास हम सभी के जीवन में होना चाहिए। हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। जहां हम रहेंगे वहीं पे स्वर्ग आ जाएगा अगर हम अपने जीवन में ध्यान, स्वाध्याय और सेवा, ये 3 अभ्यास को जोड़ लें। सांसों पर ध्यान का आखिरी 3 मिनट, आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहे, हिले डुले नहीं। समय का सदुपयोग ध्यान के लिए। ध्यान धैर्य का आखिरी 1 मिनट। धैर्य पूर्वक ध्यान में बने रहें। लास्ट 1 मिनट।
अवेयरनेस का लास्ट 10 सेकेंड। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। ध्यान से बाहर आने का समय हो गया है। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, हाथों की उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं और अपने हाथों को धीरे से अपनी आंखों पर रख लें। स्लोली एंड जेंटली टच योर फेस, आईज। अपनी आंखों को धीरे धीरे सहलाते हुए, मसाज करते हुए, प्यार करते हुए आहिस्ता आहिस्ते बाहर आ जाएं। अगर आपका ध्यान में अधिक बैठने का दिल कर रहा है तो आप 2-4 मिनट और आंख बंद किए हुए रह सकते हैं। जो गहरे ध्यानी हो चुके हों, बहुत बार वो ट्रांस से बाहर आना उनके लिए मुश्किल होता है। वो भी एक आर्ट है। आना चाहिए जब हम चाहें, हम पल में गहरे ध्यान में उतर सकें और पल में बाहर आ सकें। वो कला होनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। धीरे धीरे आता है सबके जीवन में। तो बाहर जब आना होता है तो वैसे धीरे धीरे आना चाहिए, लेकिन हमें कंट्रोल भी होना चाहिए हमारे स्टेट ऑफ माइंड पर। वी आर नॉट द माइंड, सो लर्न टू यूज योर माइंड। आंख बंद करते हैं, शांत होते हैं। ये शांत क्या हुआ? ये मन हुआ। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, ये जो डिमार्केशन है, जो सेपरेशन है, क्लासिफिकेशन है, इसको बारीकी से महसूस करना चाहिए, देखना चाहिए। अभी आंख बंद किए तो शरीर का स्टेट थोड़ा चेंज हुआ। सांसों को देख रहे हैं तो मन का स्टेट थोड़ा चेंज हो रहा है। मेरी बातों को सुनते हुए कोई बात अगर आपको अच्छी लगी हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो बुद्धि में, ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हुई होगी। मेरी बातों को सुनते हुए कोई जजमेंट आया होगा, तो यह भी आपके मन की एक स्वभाव को दर्शाता है। जो भीतर अवेयरनेस का एहसास होता है, नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस, शरीर से स्वतंत्र जो अनुभव है, ध्यान में कभी कभी होता है। अपने हाथ पैर का पता नहीं चलता, लेकिन उस समय हम तो होते ही हैं। तो उस समय जो होना है शरीर से स्वतंत्र, वो हमारे नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस है। जो रिफाइन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा सोल एक्सपीरियंस है वो। लेकिन सोल थोड़ा गहरी बात है, तो ज्यादा अभी हम शरीर से अलग है, वो शरीर से स्वतंत्र है। हमारा जो होना है वो शरीर से इंडिपेंडेंट है। यह जानना एक बहुत जरूरी बात है। हम शरीर से इतने ज्यादा बंधे हैं, इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं, हमको शरीर ही सब कुछ लगता है, हम शरीर नहीं है। फिर हमको अपने फीलिंग और इमोशन, हमारा जजमेंट और गुस्सा, खुशी माइंड पे जाता है। हम माइंड भी नहीं है। माइंड, बॉडी से परे, माइंड से परे जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस, हम वो है। हम शरीर का उपयोग कर रहे हैं और मन का उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग बखूबी करें, खूबसूरती से करें। अपने शरीर को देखते हुए, अपने मन को देखते हुए जाने
ये आप नहीं है। फिर क्या है? वो मन की शांत और शून्य अवस्था में थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स मिलता है। पहले ग्लिम्स मिलता है, फिर धीरे 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 वो अनुभव गहरा होता है। तो ध्यान में रोज बैठते रहेंगे तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे। आखिरी 5 मिनट में आई वुड लाइक टू इनवाइट एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट, प्रेफरेबली क्वेश्चन। वैसे तो एक सवाल आया है कुलवंत जी का, बिगनर बुक्स फॉर बिगनर फ्रेशर। देखिए, मेडिटेशन पे दुनिया में बहुत सारी किताब अवेलेबल है। हम PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में अपनी किताब, पत्री जी की अपनी किताब है मेडिटेशन के ऊपर, साइंस ऑफ मेडिटेशन, उसको बेसिक वे में रिकमेंड करते हैं। नहीं तो हमारी PSSM से ही जुड़े हुए डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी हैं, जिन्होंने इंडिपेंडेंट क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी बनाया है। डॉक्टर न्यूटन कोंडावेटी की बुक है आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन, हम उसे देख सकते हैं। या फिर हमारा एक बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है ओशो। तो ओशो ने बहुत बोला है मेडिटेशन के ऊपर, तो वो भी आप सुन सकते हैं। ओशो को सुनना ज्यादा अच्छा है। तो पत्री जी, डॉक्टर न्यूटन, ओशो, ये 3 मुख्य रूप से हो जाएंगे। और बाकी फिर हम दुनिया में सबको रिकमेंड करते हैं, आप सबको पढ़िए। पत्री जी बोलते हैं हम पढ़ते पढ़ते जो हम मथेंगे और उसके बाद जो हमको पसंद आएगा उसको अपने पास रख लेंगे। आर्ट एंड साइंस ऑफ मेडिटेशन ये बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है, PDF भी अवेलेबल है। ये आप आराम से धीरे धीरे पढ़िए, आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये एक बुक डॉक्टर न्यूटन की मैं रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा योगानंद है, परमहंस योगानंद, लेकिन उनका एक्सपीरियंस वाला बुक हम रिकमेंड करते हैं। देखिए, PSSM में हम इतने ओपन हैं कि हम सबकी बुक पढ़ते हैं और पढ़ने को बोलते हैं। योगानंदा हो, स्वामी रामा हो, प्लेडियन हो, रामथा हो, लेकिन मेडिटेशन मेथड हम उनका अडॉप्ट नहीं करते। ये एक बात थोड़ी सी ना बहुत लोग समझ नहीं पाते। बहुत बार हम प्लेडियन की बुक पढ़ते हैं तो फिर हम तुरंत हम टेक्निक अपनाने लग जाते हैं। योगानंद की बुक पढ़ते हैं तो कुछ लोग उनके टेक्निक को अपनाने लग जाते हैं। जो हमारा अपना मेडिटेशन मेथड है, आनापानसति ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन मेथड, ये बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल है। दुनिया में पिछले धरती पर जब से मानवता है तब से अभी तक ज्ञान तक, मोक्ष तक, इनलाइटनमेंट तक पहुंचाने में जो मेथड सबसे अधिक पावरफुल रही है अभी तक, वो आनापानसति रही है, जिसको ओशो विपासना कहते हैं। विपासना जिन लोगों ने किया होगा उसमें इनिशियल 3.5 डेज आनापानसति ही है। ओरिजिनली ये गौतम बुद्ध का मेडिटेशन मेथड है और उसमें विपासना जो है वो 3rd स्टेज पे आती है, अपने आप आती है। आनापानसति में हम पहले थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा ब्रेथ पर फोकस ले जा रहे हैं। फिर इसके बाद कायानुपश्ना आती है, जब हमको अपने शरीर में अलग अलग ऊर्जाओं की संवेदना होती है, नाड़ियों का एहसास होता है। हमारी भी 72,000 नाड़ियां है ना, ये कैसे पता चला? ये ध्यान में ही पता चला। तो हमें अलग अलग अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट पे एनर्जी का फीलिंग हो सकता है, और उसमें जब हम डीप उतरते जाएं तो नाड़ियों का पता चलेगा। उसको कायानुपश्ना कहते हैं। 3rd अवस्था में विपासना है, जब हमको अपने 3rd आई से नॉन फिजिकल वर्ल्ड जो है वो दिखता है। लेकिन बहुत जगह पे मिक्स ही बोल देते हैं और उतना अवेयरनेस नहीं रहता है ये कौन क्या है। बुद्ध की टीचिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे तो फिर ये डिमार्केशन, ओरिजिनली ये बुद्धा का टीचिंग है, मेडिटेशन मेथड। तो सबको हम पढ़ सकते हैं, योगानंद को पढ़ सकते हैं, स्वामी राम को पढ़ सकते हैं, मुक्तानंद को पढ़ सकते हैं। दुनिया में जितने संत हैं, जितने योगी हैं, सबको पढ़ सकते हैं। लेकिन उनके हम टेक्निक पे, मेथड पे हम नहीं जाएंगे, मेथड हम अपना ही रखेंगे। तो
इन सभी बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ अपनी बात। किन्हीं को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो दे आर वेलकम। कैसा क्या यहाँ पे सिस्टम है अनिल जी? हाउ डू यू ऑपरेट? क्या क्वेश्चन आप इनवाइट करते हैं? जी, जिसने सवाल पूछना वो अपना हैंड रेज करता है तो फिर हम उसको अलाउ करते हैं कि आप सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सवाल पूछना चाहे, कोई भी मास्टर अपना प्रश्न पूछना चाहे, कोई डाउट, कोई क्वेरी या कुछ कहना चाहे तो बेझिझक आप अपना हैंड। जी भूमिका जी पूछिए। Sir, good evening. I have one question. Actually, I am studying chakras. I am doing a course on psychoneurobics. तो सर उसमें ये है कि मैंने ये पढ़ा था कि जो मणिपुर चक्र है वो उसको इफेक्ट करता है। सर इसके अलावा कोई और भी चक्र है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, IBS, IBD से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इफेक्ट करता है? What is the full form of IBS? सर इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, इरिटेबल बॉवल डिजीज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो होती हैं, डायरिया, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन सब से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए इसमें है इरिटेशन। इरिटेशन किस बात से होता है? जजमेंट से होता है। हम बोलते हैं नहीं, भूमिका को ऐसा होना चाहिए, इस पर्सन को ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, उसको ऐसा बोलना चाहिए। द बेसिक रीजन इज जजमेंट, नॉट एक्सेप्टिंग, नॉट नॉन एक्सेप्टेंस। तो हमारा एक्सेप्टेंस बढ़े, इसके लिए कौन सा चक्र है? मणिपुरी हार्ट चक्र। ओके। अगर हमारा दिल बड़ा होगा, दिल खुला होगा, तब हम दूसरे को स्वीकार करते हैं ना। हाँ जी। हाँ, इरिटेशन के लिए, इरिटेशन में, एंगर में, इरिटेशन और एंगर में हमारी जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो मणिपुर चक्र से निकलती है। हाँ जी। तो इरिटेशन में हमारा मणिपुर चक्र खराब होता है। IBS में और डाइजेस्टिव सिस्टम के ज्यादातर चीजों में मणिपुर चक्र का रोल है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन उसको जो करेक्ट जब करना है, उसको जब हील करना है, तो हमें जो चक्र को पहले खोलना चाहिए उसको बैलेंस करना चाहिए। चक्रों के मामले में ना एक्टिवेशन पे बहुत लोग फोकस करते हैं। एक्टिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग, कि वो संतुलित रहे। चाहे हम थोड़ा सा ही खाना खाएं, लेकिन अच्छा पका हुआ खाएं। ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है कि ढेर सारा खाना थाली में ले लिए और कच्चा, आधा पका आधा कच्चा खा रहे हैं। थोड़ा सा खाएं, अच्छे से बनाकर खाएं, टेस्टी खाएं, घर का बना खाएं। तो बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। पहले बैलेंसिंग होनी चाहिए, बाद में एक्टिवेशन वगैरह पे जाएंगे। हार्ट चक्र को ओपन करें और मणिपुर चक्र को बैलेंस करें, IBS ठीक हो जाता है, दुनिया की सारी बीमारी ठीक होती है। थैंक यू सर। ध्यान को ठीक से अपनाने की जरूरत है। कुछ डॉक्टर साहब थियोसॉफिकल सोसाइटी के बुक्स के नाम बताएं पढ़ने के लिए। यस, तो यहाँ पे एक बात, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपने मेरे से सुना या और पहले कहीं सुना था? नहीं, मैंने सुना हुआ है, पर मैंने कोई पढ़ी नहीं ऐसे खास उसकी। अच्छा, किसी पर्सन को जानते हैं वहां पर? कहाँ पे? मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी के किसी मास्टर को जानते हैं? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, गुड। एनी बेसेंट ही सबसे पॉपुलर थियोसॉफिस्ट हुई, और मतलब वो इतनी मल्टी टैलेंटेड और इतनी, वो लेडी, आयरलैंड की लेडी, इंडिया में आकर यहाँ के पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल निभाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनती है। एक साल वो प्रेसिडेंट भी रही, जो कांग्रेस अभी तक चल रहा है। तो लेकिन कर्मा के से रिलेटेड बुक्स जो, यस, एनी बेसेंट ने, मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी में कई सारे लोगों ने, कई सारे मास्टर्स हैं। एनी बेसेंट और एनी बेसेंट के बाद C.W. लीरबीटर, इन दोनों का जिक्र सबसे ज्यादा आता है। सबसे ज्यादा काम जो है इन दोनों ने ही किया है। वैसे ब्लाउट्स्की हैं, C. जिनाराजा दास हैं, कई सारे मास्टर हैं। तो मैं उनके
एक वेबसाइट है anandgholab.net, उसके बारे में मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अपने स्क्रीन शेयरिंग में कर रहा हूँ। तो एक पुणे में एक थियोसॉफिस्ट हैं आनंद घोलप, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाकर सैकड़ों किताबें थियोसॉफिकल सोसाइटी की अपलोड कर रखी हैं, और उन्होंने एक सीक्वेंस बनाया है कि आप इस सीक्वेंस से बुक को पढ़ें। वैसे मैं पर्सनली मैं इसको जरूरी नहीं मानता, हाँ आपको थोड़ा सा देख सकते हैं। जो थॉट्स के ऊपर जो किताबें हैं, ये आप जो देख रहे हैं, एनी बेसेंट एंड सीरियल लिबरेटर थॉट फॉर्म्स, पावर एंड यूज ऑफ थॉट एंड थॉट पावर, ये 3 छोटी छोटी किताबें जो हैं ये बहुत अच्छी हैं। विचार, हमारे माइंड के थॉट्स किस प्रकार से काम करते हैं, तो ये 3 बुक मैं पहले रिकमेंड करूंगा, इसको आप पढ़िए। उसके बाद फिर इनका कोई भी बुक पढ़िए। कर्मा तो चलिए एक कंसेप्ट है, एक बात है। कर्मा पे डॉक्टर ब्रायन वाइस, दीपक चोपड़ा, लिंडा गुडमैन, गैरी जुकाव, कई सारे लोग बोलते हैं, लेकिन ये थॉट फॉर्म पे ना और किसी ने नहीं बोला हुआ है। तो ये बहुत यूनिक कंट्रीब्यूशन है थियोसॉफी का। थियोसॉफी के बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट पे मैं बार बार बोलना पसंद करता हूँ। ये मेडिटेशन में जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, नॉन फिजिकल एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, और बहुत कुछ, ऑटो राइटिंग, चैनलिंग, ये दिखा, मुझे ये समझ में आया, ये मुझे ये पास्ट लाइफ हुआ। तो यहाँ पे ना थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने क्लैरवॉयंट रिसर्च बहुत सारे किए, और वहां पे ऐसा होता था कि जब कोई चीज किन्हीं को मास्टर को दिखी, और वो फिर जब वो लिखते थे, तो उसको बाहर पब्लिक डोमेन में आने से पहले उन लोगों का आपस में था कि 2 सीनियर थियोसॉफिस्ट उसको देखते थे, और फिर वो अगर अप्रूव करते थे तब फिर वो छपती थी या बाहर आती थी। क्योंकि आप सपने में रस्सी को सांप समझ सकते हैं, अंधेरे में पेड़ पे, जो अगर कभी अंधेरे में गुजरे हो और किसी सुनसान रास्ते में कोई सफेद चीज भी होगी, कोई सूखा पेड़ होगा और सफेद कपड़ा लटका हुआ होगा, तो लोगों को भूत का डर लग सकता है। मतलब भ्रम एस्ट्रल प्लेन पे कभी कभी होता है। तो इसलिए एक्सपीरियंस शेयरिंग का महत्व है। तुरंत हम अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस से कंक्लूजन ना निकाल लें, सीनियर के साथ शेयर किया करें। थोड़ा योगानंदा को, स्वामी रामा को, मुक्तानंदा को, शिव कृपानंद को, योगानंद को पढ़ने के बाद स्वामी राम को पढ़ना है, स्वामी राम को पढ़ने के बाद महाराष्ट्र के स्वामी मुक्तानंद हुए, उनको पढ़ना है, गुजरात में स्वामी शिव कृपानंद हैं, उनको पढ़ें। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा पता चलेगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत जबरदस्त था। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर आपका मेडिटेशनल एक्सपीरियंस वास्तव में डीप एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं है। मतलब वो कुछ हिंट हो सकता है, लेकिन कितनी बार चेक करने की भी जरूरत है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने कई सारे काम किए हैं। जो काम थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किया वो अपने आप में बहुत अनूठा है, क्लेयरवॉयंट्स के बारे में। तो क्या आपने एक तो थॉट पाथ, एक पावर एंड यूज ऑफ थॉट्स, 2 बुक्स हैं ये? 3 बुक्स। तीसरी कौन सी? थॉट फॉर्म्स। देखिए मैं आपको वेबसाइट बता दे रहा हूँ, anandgholab.net। वहां पे आपको ये ऊपर से 10-12 नंबर पे ये 3 बुक दिख जाएंगी, थॉट फॉर्म्स, पावर एंड यूज ऑफ थॉट एंड थॉट पावर। पहले ये तीनों पढ़ लीजिए, उसके बाद तो सारे इसमें पढ़िए, सब इसमें अच्छा है। मैन विजिबल एंड इनविजिबल, एस्ट्रल प्लेन, देवासनिक प्लेन। ये जो आप एक्सपीरियंसेस पे बोल रहे हो वो कौन सी है? जैसे ये तो इन जनरल है। अच्छा, हाँ, कि हमें अपने सब एक्सपीरियंस को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये ना मतलब एक वार्निंग भी है, एक थोड़े प्रिकॉशन रखने की भी जरूरत है। हमें एस्ट्रल चीजों को और नॉन फिजिकल चीजों को ना, देखिए नॉन फिजिकल का लैंग्वेज अलग है, एस्ट्रल का लैंग्वेज अलग है।
अगर हम अभी उसमें अगर हम नए नए हैं तो उसमें कभी कभी मिस्टेक भी होता है। तो मिस्टेक की तरह नहीं सोचे, हम इस तरह से सोचें कि हमें सीनियर मेडिटेटर से, सीनियर मास्टर्स के सुपरविजन में रहने की जरूरत है। जब तक आप पूरी तरह से फियरलेस नहीं हो जाएं, जब तक आप आपके एस्ट्रल व्हीकल पे पूरी तरह से कमांड नहीं आ जाए, आप कॉन्शियस आउट ऑफ बॉडी फ्रीली हो सकते हैं, तब तक आपको सीनियर सुपरविजन की जरूरत है। जब तक आपके भीतर मेंटल बॉडी पर कमांड, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी पे जब तक कमांड नहीं आ जाती है, तब तक थियोसोफिकल सोसाइटी में बोलते हैं इंडिपेंडेंट काम करने की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। थियोसोफिकल सोसाइटी को पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें मिलेंगी। एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी के बारे में डिटेल में बताने वाले थियोसोफिकल सोसाइटी वाले ही हैं। बिल्कुल अब तो बहुत सारे हो गए हैं, कई सारे लोग कई सारी बातें करते हैं, लेकिन 150 साल पहले, 100 साल पहले और इतना डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले थियोसॉफी वाले ही हैं। थियोसॉफी वाले बहुत शांत शांत रहते हैं, वो अपना कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। मैं दिल्ली में थियोसॉफिकल सोसाइटी ग्रुप का मेंबर हूँ, उसमें बीच बीच में शेयरिंग भी करता रहता हूँ। वो और भी पैसिव हैं दूसरों को बताने में, जिनका इंटरेस्ट है वो आए और वो पढ़े, वो बोलते नहीं किसी को। डॉक्टर कमलजीत कौर कहना चाहती हैं, उनको। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि रोज लेक्चर सुनते हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे नहीं होंगे और कोई डिसीजन ऐसे ले लेंगे, हम बहुत अच्छे बनेंगे, सोल है हम बॉडी नहीं है। ये सब ये रहती हैं जब लेक्चर होते हैं। जब वर्ड में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, कोई भी कुछ भी बोल देते, एकदम से रिएक्शन हो जाता है। फिर वैसे तो माइंड में रहता है कि नहीं एक्शन करना की कोशिश करते हैं, मगर अगर रिश्ता बने रहेंगे, जवाब नहीं देंगे, दुनिया एज अ डोरमेट करेगी। सभी सोच लेंगे इसमें बोलना है। अगर जवाब देते हैं तो मेंटल स्टेट खराब होगी। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? हम कंपेयर करते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं इसने मेरे साथ ये बुरा किया, तो वहां पे मेंटल स्टेबल कैसे रहें? आप 2-3 सवाल एक साथ पूछ रहे हैं, मैं बारी बारी से जवाब देता हूं। आपने एक बात बोली कि अवेयरनेस नहीं रहता, अवेयरनेस खो जाता है। जब लेक्चर सुनते हैं तब तो होश रहता है, हम शरीर नहीं है, लेकिन बाद में याद नहीं रहता। तो इससे रिलेटेड ना एक छोटी सी कहानी है कि बुद्ध और आनंद एक बार कहीं टहल रहे थे और बुद्ध के चेहरे पे कोई मक्खी आई और उन्होंने मक्खी को उड़ाया, और कुछ सेकंड बाद फिर से उन्होंने हाथ को ऐसे किया और उसे उड़ाया। आनंद उनके साथ हमेशा रहते थे और उनको बहुत ऑब्जर्व करते थे। उन्होंने पूछा, भगवान अभी पहली बार मक्खी थी, उड़ाया आपने, ठीक है, लेकिन दूसरी बार तो मक्खी नहीं थी, फिर भी आपने हाथ ऐसे किया जैसे उड़ा रहे हो, ऐसा क्यों? तो बुद्ध ने जवाब देते हैं कि पहली बार जब मैंने उड़ाया तो मैं मैकेनिकल वे में मैंने उसे उड़ा दिया था, अवेयरनेस नहीं था भीतर। हमें होश में अपना मूवमेंट हमारा होना चाहिए। तो बाद में मैंने अपने आप को याद दिलाने के लिए उसे फिर से किया कि मुझे होश में अपना हाथ हिलाना है, चलाना है। हम अपने जीवन में जो भी करें वो होश में करें, शांति में करें। तो अगर आपको कभी भी रियलाइज हो जाए कि कोई चीज आपने ठीक से नहीं की, तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं, उस काम को फिर से करें, इस बार होश से करें। कोई बात आपसे निकल गई, उसको फिर से बोले, शांति से बोले। रिपीटेशन करने से आपके भीतर एक प्रोग्रामिंग होगी कि हाँ, मुझे अवेयरनेस में रहना है, मुझे माइंडफुलनेस में रहना है, मुझे पीसफुलनेस में रहना है, मुझे स्पिरिचुअल भाव में रहना है। तो आपसे स्पिरिचुअल कल्टीवेशन होगा। दूसरा सवाल एक आपने और कुछ पूछा, क्या पूछा था? आपके सवाल का जवाब मिल गया या और कुछ है?
ठीक, बढ़िया। चलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आपको पता चलेगा। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि जब भी हमें कुछ देता है तो हम कंपैरिजन में आ जाते हैं, कंपैरिजन मोड में नहीं आइए, मेंटल हो जाते हैं। दुनिया में हर एक तो सोल को हम स्वीकार करें। हर लेवल के सोल हैं, कोई थोड़े से समझदार हो चुके हैं, कोई अभी समझदार हो रहे हैं। हम सब स्कूल में, ये ओपन स्कूल क्लासरूम है, एक ऐसा स्कूल है, धरती का ऐसा स्कूल है जहाँ पे सभी क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी क्लास के भी हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, हायर क्लास के भी हैं। तो सबको हम स्वीकार करें, सभी अपने अपनी गति से सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक्सेप्टेंस अपना थोड़ा बढ़ाएं, अपना एक्सपेक्टेशन हम थोड़ा कम करें। एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ सफरिंग, बुद्धा। एक्सपेक्टेशन हम कम कर देंगे तो सफरिंग नहीं होगी। दूसरों के व्यवहार को स्वीकार करें, शांत रंग ढंग से उनको बोलें, बदलने के लिए, सिखाने के लिए। जो नहीं थोड़ा समझता सीखता उसके लिए थोड़ा प्रेयर करें। तो लीना जी घड़ी देख रही हैं, तो अब हमें यहाँ से विदा लेना चाहिए। वंदना जी का सवाल है, ध्यान करते रहिए, सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपने आज बहुत ही सुंदर सत्र, जिसमें कि अध्यात्म से जुड़े हुए कई तरह के पहलू आपने छुए, और बहुत ही बेहतर तरीके से लेकिन सरल शब्दों में आपने समझाया। तो ध्यान पंजाब को आपकी बहुत जरूरत है आने वाले समय में भी, तो आपको याद करते रहेंगे हम। मैं स्वाध्याय सेशन यहाँ पर करना चाहूंगा, बुक रीडिंग का, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स लेकर, खासकर मेडिकल डॉक्टर्स, वैसे मेडिकल डॉक्टर्स जो स्पिरिचुअल अप्रोच रखते हैं जी। डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर ब्रायन वाइस, डॉक्टर बर्नी सीगल, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। दुनिया को पता नहीं है कि मेडिकल डॉक्टर, मतलब दुनिया को लगता है कि मेडिकल डॉक्टर और स्पिरिचुअलिटी अलग अलग है। तो ऐसे दर्जनों डॉक्टर हैं। तो उनके बुक्स पे, उनकी टीचिंग्स पे मैं अलग अलग धीरे धीरे शेयर करूंगा। जैसे मेरे सामने देखिए बुक रखी हुई है, द टीलोमेयर इफेक्ट। थर्सडे को मैं शाम में इस पर एक सेशन कर रहा हूँ। अच्छा। टीलोमेयर जानते क्या होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। चलिए कोई नहीं, गूगल पे देखिएगा क्योंकि समय हो गया है। तो ठीक है जी। तो आप इसकी तैयारी करें, जब आप चाहेंगे हम इसको शुरू कर देंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आप सबकी ओर से डॉक्टर रंजन का आभार व्यक्त करते हुए अब समय हो गया है इस सत्र को विराम देने का। विदा लेते हैं आपसे इस वादे के साथ कि कल फिर मिलते हैं इसी समय रात्रि में, एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।